ओके, सो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस सीरीज में हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लास 12 एनसीईआरटी ये एक अपने आप में इतना प्रमुख चैप्टर है कि इसमें ना सिर्फ आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं, बल्कि जो मैं शॉर्ट नोट्स करा रहा हूँ ये आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा है। तो देखिए, इसी पूरी सीरीज में अब अगला पॉइंट हमारा कनिंघम का भ्रम। कनिंघम एक ऐसे विशेषज्ञ जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के ऊपर ना सिर्फ अपने विचार प्रस्तुत किए बच्चों, बल्कि उन्होंने कुछ चीजों की भी ऐसी खोज भी की है जिनके आगे आप लोगों को कई और सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। कनिंघम को जब एक हड़प्पाई मोहर दी गई तो वह नहीं समझ पाया कि वह मोहर कितनी प्राचीन है। कनिंघम एक प्राचीन पुरावास्तविक यानी कि जो खोजबीन करते हैं, तो यहाँ बोला गया कनिंघम को जब एक हड़प्पाई मोहर दी गई तो वह यह नहीं समझ पाया कि वो मोहर कितनी प्राचीन मतलब पुरानी है। उसने उस मोहर को अलग कालखंड से जोड़कर बताया। कनिंघम ने इस अपने विचार में बताया कि जो मोहर है हड़प्पा संस्कृति से आप जोड़ रहे हो, ठीक है, वेल एंड वेरी गुड, बट इसका जो कालखंड है यानी कि इसका जो बनने का जो एक जरिया है या जहां से ये आई है वो एक समय और है। कनिंघम का मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। कनिंघम का ये मानना था कि भारत में उत्तरी क्षेत्र में जो गंगा नदी बह रही है, हड़प्पा सभ्यता कहीं ना कहीं सबसे पहले गंगा के आसपास ही फ्लो अप हुई है यानी कि बनी है। तो कहीं ना कहीं ये जो मोहर है ये हड़प्पा सभ्यता के उस गंगा नदी घाटी के पास जो नगर बसे हैं, शहर बसे हैं, वहां से ली गई। ठीक है, तो ये कनिंघम का भ्रम है जो आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि कनिंघम अपने भ्रम के अंतर्गत किन चीजों को बता रहा है। तो आप कहेंगे कि कनिंघम अपने विचारों में हड़प्पा सभ्यता को गंगा घाटी सभ्यता से जोड़कर बताता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर उत्खनन तकनीक। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, कई सालों तक इसमें उत्खनन हुई, विचार चले। उत्खनन तकनीक आखिर अपनाई क्या गई, जिसे हम बोल सकते हैं एक प्रकार की टेक्नोलॉजी। सामान्य तौर पर सबसे नीचे के स्तर पर मिली वस्तुएं प्राचीनतम मानी जाती हैं। कहते हैं कि खुदाई के अंतर्गत जितनी भी चीजें जमीन के नीचे मिली हैं वो प्राचीन है यानी कि अब से कई सौ साल पुरानी। ठीक है, और सबसे ऊपरी स्तर पर मिली वस्तुएं नवीनतम मानी जाती हैं। जमीन के ग्राउंड रूट ऑफ लेवल पे जो चीजें मिली हैं वो प्राचीन सभ्यता के सबसे पुरानी चीजें हैं, और जो ग्राउंड ऑफ रूट लेवल से मैडली या सबसे ऊपर की जो चीजें मिली हैं वो अभी की चीजें हैं यानी कि अभी की वस्तुएं। ठीक है, वस्तुएं नवीनतम मानी जाती हैं। इसी के आधार पर पुरावस्तुओं का कालखंड निर्धारित किया जाता है। तो बस जो चीजें सबसे नीचे मिली हैं, जाहिर सी बात है वो सबसे पुरानी है, और जो चीज सबसे ऊपर की सतह पर मिली है वो नई है। इसी आधार को ही साक्ष्य माना गया क्योंकि और कोई आधार ऐसा है नहीं। ठीक है, अब जैसे कनिंघम में वैसे ही जॉर्ज मार्शल। तो क्या कहते हैं जॉर्ज मार्शल? देखिए, पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है, पढ़ाने को तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करा सकता था, ठीक है, मेन टॉपिक करा सकता था, लेकिन मेरा मानना ये है बच्चों कि अगर मैं जॉर्ज मार्शल, कनिंघम, R.E.M. व्हीलर इनके बारे में बता दूंगा ना तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि दोनों तीनों जितने भी थिंकर हैं इनकी क्या थिंकिंग है। ठीक है, तो देखो सुनिए, जॉन मार्शल को भी कनिंघम की तरह आकर्षक खोज में दिलचस्पी थी। ये भी कोई कम नहीं थे। मतलब अगर जॉन मार्शल अपने आप में ये कई सारी चीजों की खोज करते थे तो कनिंघम भी खोजबीन करता थे, दोनों किसी से कम नहीं थे, लेकिन इनके विचार अलग है। तो आपको विचारों को समझना है। जॉन मार्शल को भी कनिंघम की तरह आकर्षक खोज में दिलचस्पी थी। ये रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानने में उत्सुक थे। जॉर्ज मार्शल को सिर्फ इतना जानना था कि हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोग रोज डेली की जिंदगी कैसे जीते हैं, जिसे आप दैनिक जीवन कहते हैं। तो दैनिक जीवन में तो कई सारी चीजें आती है ना बच्चों, जैसे कि खाना पीना, उठना रहना, ये सारी चीजों के अलावा भी रोजमर्रा की जिंदगी के वो काम जो एक मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जॉर्ज मार्शल का सिर्फ इतना पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो चीजों को जाने समझें, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम लोग कैसी जिंदगी जीते हैं। ऑफ कोर्स जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, कई प्रकार के रोजमर्रा के दैनिक जीवन के जो कार्य होते हैं वो कैसे थे, उनके द्वारा जो खाना पकाना था, खाना खाना था, शादी ब्याह और जीवन मृत्यु के समय में किस प्रकार के
प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी, ये सारी चीजें। तो इनके पीछे जॉर्ज मार्शल ने अपनी खुद की एक किताब में भी इन सारी चीजों को एक्सप्लेनेशन दी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना सिर्फ पढ़ो बल्कि समझने की भी कोशिश किया करो कि ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इस पॉइंट के पीछे आखिर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, तो देखो जॉर्ज मार्शल पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। जॉर्ज मार्शल का मानना यह था कि भैया पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह क्या करते थे, पूरा स्थल के विन्यास को ये पूरी तरीके से अनदेखा करते थे, यानी कि ये पूरा स्थल के विन्यास को पूरी तरह अनदेखा करते थे। ठीक है, अब देखो मतलब ये किसी प्रकार के सबूतों में लीन नहीं थी। अब इसमें आ जाते हैं अगली सीरीज में R.E.M. व्हीलर। ये है व्हीलर 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। ये एक नंबर में पूछा जा सकता है कि R.E.M. व्हीलर का संबंध किससे है। तो ये पुरातात्विक विभाग के पहले डायरेक्टर थे जिन्होंने पूरा का पूरा भार संभाला है कि भारत में कौन कौन सी जगह पे खुदाई की जानी चाहिए, कहाँ पर हड़प्पा सभ्यता प्राप्त है, उनकी नगरीय व्यवस्था कैसी है और उनसे जुड़े साक्ष्यों की पूरी जानकारी इनके द्वारा ही या इनके नेतृत्व में रखी जाती है। अब देखो उन्होंने उत्खनन की समस्या का निदान किया, कहाँ खुदाई होगी, कितनी खुदाई होगी, नहीं होगी, ये सारी चीजें इनके R.E.M. व्हीलर के नेतृत्व में की गई, जिनसे हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य भारत के उत्तरी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी प्राप्त हुए। जैसा कि आपको पता है कि पश्चिमी क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता और पश्चिमी क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, और उत्तरी क्षेत्र में और दक्षिणी क्षेत्र में जो चीजें प्राप्त हैं वो आप बोल सकते हो कि R.E.M. व्हीलर के नेतृत्व द्वारा देखी गई। ठीक है, बाकी के पॉइंट को अब हम देखते हैं, समझते हैं आगे। अब जैसा कि आप लोग ये सारे पॉइंट अभी तक क्लियर कर चुके हैं, है ना। अब इन सारे पॉइंटों में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वो हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी स्पेशली ज्यादा ध्यान में रख के मैंने लिखे हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट है इसलिए भी है बेटा कि आपको एज ए नॉलेज के लिए भी जानना ही चाहिए। तो आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पर मैंने अब लास्ट पॉइंट जो मैंने बता रहा हूँ आपको वह धार्मिक मान्यता है। फिर उसके बाद में इसी पार्ट में ही आपका एक रिवीजन और प्रैक्टिस सीरीज भी लेके आया हूँ जिसमें आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आपने मेन पॉइंट्स को पढ़ लिया देन इनफ हो गया, बट आपको कुछ बारीकी चीजों को भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए लास्ट पॉइंट है हमारा धार्मिक मान्यता। तो देखिए धार्मिक मान्यता ये है क्या, हड़प्पा सभ्यता के अंदर धार्मिक मान्यताओं को लेकर कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक की क्लासेस में, और अभी जितने भी क्वेश्चंस आए हैं चाहे वो 11th में हो 12th में हो, हड़प्पा सभ्यता जिन जिन सेगमेंट में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी कई बार धार्मिक सभ्यताओं को या धार्मिक मान्यताओं को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई हमारी प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो धार्मिक मान्यताएं थी वो किन को लेकर थी। तो यहाँ क्या बोला गया कि आभूषण से लदी हुई नारी की मूर्ति मिली है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, इन्हें मात्रा देवी की संज्ञा दी गई। हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो मूर्ति मिली है वो आभूषणों से लदी हुई है जिसको मात्रा देवी की संज्ञा दी गई है। विशाल स्नानागार तथा काली बंगार लोथल से मिली वेदियां तथा संरचनाओं को अनुष्ठान महल है। कुछ मोहरों पर तो पेड़ पौधे भी मुखरित हैं। बच्चों इस पॉइंट को ध्यान रखना कि विशाल स्नानागार तथा काली बंगार लोथल से मिली वेदियां तथा संरचनाओं को अनुष्ठान महत्व है। अनुष्ठान महत्व का मतलब ये रखा गया है कि काली बंगार और स्नानागार के आसपास जो भी चीजें मिली हैं उनमें वेदियां तथा संरचनाएं कुछ ऐसी हैं जो अनुष्ठानिक कार्यों को बताती हैं कि यहाँ पर एक प्रकार के अनुष्ठानिक कार्य यानी कि पूजा पाठ और धर्म से संबंधित कार्य हुए हैं। अब आगे बोला गया है कि कुछ मोहरों पर तो पेड़ पौधे भी उत्कीर्णित मिले हैं। तो आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत भी कुछ पेड़ पौधों को बहुत अहम दर्जा दिया जाता है, जैसे कि तुलसी है ना, जैसे कि पीपल। उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भी कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको एक अनुष्ठानिक महत्व प्राप्त हुआ है, इसलिए उनको मोहरों पे रखा गया। आगे बोला गया कि ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। जाहिर सी बात है, यदि आप इनके कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे ना हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप देखेंगे कि पहले के जितने भी वासी थे, जितने भी लोग थे, वो प्राकृतिक चीजों को ही भगवान मानते थे। बिजली चमकी तो तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे,
तेज वर्षा हो रही है तो हाथ जोड़ के देखते थे कि भैया क्या हो रहा है। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है बच्चे, जिनको अगर आप ध्यान में देखोगे ना, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में यदि भगवान रूपी किसी को रखा देखा गया, माना गया, तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत प्रकृति की चीजें थी। क्योंकि देखिए, हम अपनी हिस्ट्री, अपनी चीजों को वर्णन किस प्रकार करते हैं, हम ऐसे करते हैं प्राकृतिक चीजों को देखकर। तो आपको भी ये सारी चीजें अपने जहन में डालनी है कि यदि धार्मिक अनुष्ठानों की बात होगी तो जाहिर सी बात है कि आप प्राकृतिक चीजों को पहले रखोगे। अब आगे बोला गया है कि कुछ मोहरों में एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। योगी की मुद्रा, समझ रहे हैं? मतलब कि ये वो समय है जहां पर लोगों को अभी धर्म का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, लेकिन उस समय भी कई ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने तब योग किया है। तो योग क्या है, तभी तो उनको उस सभ्यता के अंतर्गत देखा गया है या छापा गया है मोहरों के ऊपर। अब देखो क्या बोला गया है कि संभवतः यह शिव आधारित, ऐसी संभावना जताई जाती है कि शिव आधारित हिंदू धर्म के प्रमुख देवता रहे होंगे, कि मोहर के ऊपर जो योगी की आराधना करते हुए जो तस्वीर उत्कीर्ण की गई है वो जरूर शिव की आराधना कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि धार्मिक थे, ये बात आप क्लियर होगी। तो बच्चे इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है। अब क्योंकि ये पॉइंट आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इन पॉइंटों के बिहाफ पे ही मैंने कुछ क्वेश्चंस का भी इंतजाम किया है आपके लिए बेटा, ताकि आप लोग क्या कर सको, चीजों को और समझ। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ लिखा है एनसीईआरटी क्वेश्चंस। बच्चे मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जहां तक उम्मीद है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। मैं कई अपने इसी चैनल पे एक दो टॉपिक्स पे ऐसी वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप इस चैनल को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे, मैंने वहां पर लिखा हुआ है कि अच्छे उत्तर कैसे लिखें, कैसे लिखें एक अच्छा उत्तर। तो उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सही आंसर लिखने के तरीके को भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो एक बार आप देख लेना कि आंसर को लिखने का सही तरीका क्या होता है, और फिर भी समझना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसमें एक स्पेशल वीडियो ऐसी बना दूंगा आपके एग्जाम से पहले, जिसमें आपको पूरा आंसर में लिख के दिखाऊंगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चंस अगर आप लिखते हो तो वो कैसे होंगे। ठीक है, तो वो कैसे लिखा जाएगा, इंट्रो पार्ट क्या होगा, मैप एंड डायग्राम कहाँ आएगा, कहाँ पर पॉइंट, कहाँ पर हेडिंग, ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। यू डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन, सारी जितनी भी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये जो पार्ट आपका 4 है, इसमें जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं उसी के बिहाफ पे ये क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन मैंने बोला है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन करें। बहुत ज्यादा पेपरों में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से रहे। तो यदि आप इसको मैप पे दिखाते हो, डायग्राम के थ्रू दिखाते हो, तो बच्चे आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का भारत में विस्तार की व्याख्या दीजिए। क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता भारत में कहां तक विस्तृत है। तो बेटा ये क्वेश्चन संभवतः है कि आएगा, ना भी आए तो आपको एक नॉलेज तो होनी चाहिए, तो आपको ये पता रहेगा ये क्वेश्चंस किस प्रकार से टैकल करेंगे। तो आप ये बस इन क्वेश्चंस में चाहता हूं कि जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं आप बस इन पे एक बार प्रैक्टिस करो। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने एक्सेप्टेड दिया है वो क्या हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज में जॉन मार्शल, एक व्यक्ति, याद करो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार, जॉन मार्शल के दृष्टिकोण पर चर्चा करें। बेटा क्वेश्चंस पे यदि आपकी प्रैक्टिस है, आपका हाथ यदि क्वेश्चंस आंसर राइटिंग में बना हुआ है, तो मैं ये श्योरिटी दे रहा हूँ और दुनिया का हर कोई टीचर ये श्योरिटी देगा कि आप एक अच्छे नंबर को ले सकते हैं। तो सिर्फ पढ़ना ही इनफ नहीं है, बल्कि आपको आंसर राइटिंग पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज में जॉन मार्शल के बारे में आप बताना, क्योंकि ये ऐसे थ्रू अप क्वेश्चंस हैं जहां पर बच्चे ज्यादा ध्यान देते नहीं, तो आपको थ्रू अप क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न थे, चर्चा करें। तो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो की सिर्फ ये खासियत है कि हड़प्पा सभ्यता एक साधारण सभ्यता के अंतर्गत फली फूली और मोहनजोदाड़ो एक शहरी सभ्यता में विकसित हुआ। हड़प्पा सभ्यता जो अभी सिर्फ नगर और दुर्ग में ही जीवन व्यतीत कर रही थी, वही मोहनजोदाड़ो अपने स्ट्रक्चर्स के लिए ज्यादा फेमस था। तो ऐसे ही कुछ ज्यादा फेमस पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जिससे आपकी
पूरी की पूरी हिस्ट्री की ये सेगमेंट चैप्टर 1 जो कि ईंट, मनके और अस्थियां वाला चैप्टर है, ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों मैं आपको बस यही कहूंगा कि ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। इसके बाद जो भी चैप्टर्स मैं आपको कराऊंगा वो भी आपके एग्जामिनेशन और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि ऐसी कोई भी गलती ना हो या किसी भी एस्पेक्ट्स को ना छोड़ूं जो आप बुक्स में ना देख पाओ। मैंने कोशिश की है कि बुक्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐसे पॉइंट भी ऐड करके मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में कंप्लीट कराए हैं जो आपके एग्जाम में वन शॉट ऑफ रिवीजन में काम आ जाएंगे। तो यदि आपका एग्जाम है या आने वाला है तो मेरे सारे पार्ट को एक बार 2x स्पीड पे डाल के आप बस सुन लो, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है, ठीक है। बाकी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, उस चीज को भी मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।